बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो बायो एनर्जेटिक यूनिट से हैं और हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का बाकिया हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस है और ये लास्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का। फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस यानी वो कौन से अवामिल हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ये केपी की बुक में तो नहीं है, लेकिन बाकी अगर हायर क्लास में देखिए, मैट्रिक 9-10 की क्लास में देखें और बाकी बोर्ड्स में तो ये मौजूद है, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ। फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में 2 फैक्टर्स आते हैं। एक है इंटरनल फैक्टर, एक है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स प्लांट्स के खुद के अंदर के फैक्टर्स होते हैं, यानी नंबर ऑफ लीव्स। एक प्लांट पे अगर बहुत सारे लीव्स लगे हो तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे लीव्स अवेलेबल होंगे। नंबर 2 पे अगर हम देखें लीव्स पोजीशन, यानी लीव्स कहाँ पे लगी हुई हैं और किस तरह लगी हुई हैं। अगर वो सन की तरफ एक्सपोज्ड हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा सनलाइट पड़ने से फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ होगा। नंबर 3 पे नंबर ऑफ क्लोरोफिल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी एक लीफ में अगर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। और लीव्स साइज, यानी अगर बड़े बड़े लीव्स हैं तो वहाँ पर भी सनलाइट की ज़्यादा मकदार में पड़ेगी, सनलाइट ज़्यादा मकदार में पड़ेगी तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। ये तो है इंटरनल फैक्टर्स। इसके अलावा भी हम पढ़ते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम पढ़ते हैं टेम्परेचर, नंबर 2 पे कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 पे लाइट इंटेंसिटी, नंबर 4 पे वाटर। ये तो है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से प्लांट की फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अगर यहाँ पर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ने से पहले एक लॉ पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये एक बंदा है, इसका नाम ब्लैकमैन है। उसने एक लॉ दिया जिसे हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। और ये लॉ कब दिया, 1905 में। ब्लैकमैन ने ये कहा कि सपोज अगर ये कोई प्लांट है, ये लिया हमने एक प्लांट, उसको हम दे रहे हैं सनलाइट, ज़बरदस्त सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट इस पे पड़ रही है और इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी ठीक ठाक है, इसके स्टोमेटा भी ओपन है और टेम्परेचर भी दे रहे हैं सही से। लेकिन हम इसको अगर पानी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे इसको हम पानी नहीं दे रहे हैं जितना इसको रिक्वायर है, तो ये बाकी 3 चीज़ें तो हम अगर इसकी मिकदार ज़्यादा कर दी, यानी सनलाइट की मिकदार अगर ज़्यादा कर दी या कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इससे भी ज़्यादा कर दी या टेम्परेचर की मिकदार इससे ज़्यादा कर दी, तो इस प्लांट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको अवेलेबल है। जिस चीज़ की इसको कमी है वो है वाटर। ये प्लांट पानी से मरे जा रहा है।
अगर इसको हम पानी नहीं दे रहे और बाकी चीज़ें वाफर मिकदार में दे रहे हैं, अगर इसको हम और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो इस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम वाटर इसको देंगे, यानी वाटर की मिकदार इसको में पानी डालेंगे, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव असर होगा। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा, इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करें तो वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि वाटर की मिकदार यहाँ पे कम है, पानी इस प्लांट को नहीं मिल रहा है, इस वजह से वाटर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। तो वाटर इसको इफेक्ट करेगा। अगर हम वाटर देंगे तब इसकी फोटोसिंथेसिस होगी, अगर हम वाटर नहीं देंगे, बाकी चीज़ बढ़ाएंगे, तो इस पर कोई असर नहीं होगा। इससे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, सपोज़ यहाँ पे टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे हमने वाटर भी सही से दिया हुआ है, इस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी सही से दे रहे हैं और सनलाइट भी पड़ रही है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है। तो फिर भी इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में टेम्परेचर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर, क्योंकि इसको सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा। बाकी चीज़ें तो है इसके पास, लेकिन टेम्परेचर की कमी है, तो टेम्परेचर इज़ द लिमिटिंग फैक्टर। यह है ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसे प्लांट के फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। बात करते हैं टेम्परेचर की। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। ये अगर मैं अलग से लिख दूँ ठीक रहेगा, ये मैं मिटा देती हूँ, आप लोग क्लिक कर लें। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो प्लांट्स के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, जो कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये हर एरिया में जो है वो डिफरेंट होता है, जैसे कि ये जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, और जो ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो सही टेम्परेचर होता है ट्रॉपिकल जोन में 35 डिग्री तक होता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एक खास मिकदार से, यानी 35 से अगर हम ज़्यादा करते हैं, सपोज़ ये हमने एक ग्राफ लिया, यहाँ से हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ तक हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो यील्ड अच्छे से हुआ, यानी फोटोसिंथेसिस ठीक ठाक हो रही है। यहाँ पे ऐसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी, यानी 35 डिग्री से अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम हैं पेप्टेज बिस्को, उस पर असर पड़ेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के बजाय यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, दोबारा से गिर जाएगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं सही से, यानी अगर हम यहाँ पे सपोज 0 से हम बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे 35 तक अगर हम लेके जाएं, तो 35 तक सही टेम्परेचर होता है, प्लांट सही से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। लेकिन अगर हम 35 से भी आगे जाएं तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, उसकी जो डार्क रिएक्शन के जो एंजाइम्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और टेम्परेचर और फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाएगा, और वो फिर से ये नीचे आ जाएगा ये ग्राफ। तो ज़्यादा टेम्परेचर भी प्लांट्स के लिए ठीक नहीं होता, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे प्लांट्स सही से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। या अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें, C3 प्लांट्स, अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, ये सपोज लीफ है, तो यहाँ पे जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होंगे, वो क्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। किस चीज़ की वजह से, ताकि ये वाटर लॉस ना हो, वाटर रोकने की वजह से ये स्टोमेटा अपने बंद कर देता है। और जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो यहाँ पे मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाता,
ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही स्टॉप हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, डार्क रिएक्शन सही से नहीं होगा। वहाँ पे जो केल्विन साइकिल है यानी C3 साइकिल है, वहाँ रूबिस्को जो है यहाँ पे ऑक्सीजन भी बनेगा, जो पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। वहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होगी। फोटो रेस्पिरेशन से कोई ग्लूकोज नहीं बनता बल्कि एनर्जी ज़ाया होती है। तो यहाँ पे C3 प्लांट जो है वो हाई टेम्परेचर से ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि वो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं इस डर से कि उनका वाटर जो है वो लॉस ना हो जाए। तो स्टोमेटा बंद होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आ सकता। कार्बन डाइऑक्साइड जब अंदर नहीं जा सकता तो वहाँ पे मौजूद जो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनता है वो मिल जाता है रिबोलोज बिसफास्फेट के साथ थ्रू रूबिस्को, यानी रूबिस्को के एंजाइम की वजह से रिबोलोज बिसफास्फेट के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है और वो फिर एक वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जिसे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी भी ज़ाया होती है। तो टेम्परेचर अगर कम हो फिर भी ये ठीक नहीं होता, अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा हो जाए फिर भी ये दुरुस्त नहीं है। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमें पता है कि फिज़ा में यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार 0.3 से लेकर 0.4 तक है। अगर हम 0.4 से या 0.3 से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ा के 0.5 कर देते हैं तो 0.5 कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे मौजूद फिज़ा में अगर हम 0.5 यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड अगर फिज़ा में, तो ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, उसको यूज़ करेगा रूबिस्को के साथ और इस तरह ग्लूकोज बनाएगा और ATP भी बनेगा। तो क्या होता है, ग्लूकोज के बनने से ये जो ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिर प्लांट स्टोर करेंगे और वही ग्लूकोज हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर 0.5 तक कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार चली जाती है तो इसका वर्ल्ड पे इसका ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। यानी अगर हम फिज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को बढ़ा रहे हैं, जो आजकल हम कर रहे हैं, यानी जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, गाड़ियाँ ला रहे हैं, टायर्स जला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को इतना बढ़ा दें यानी 0.5 तक बढ़ा दें तो प्लांट्स पे तो इसका एक पॉजिटिव असर होगा कि यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा, यानी इसकी यील्ड्स पे असर इसका पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस दुनिया पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। क्या होता है कि जो ओजोन लेयर है वो उसमें शिकाफ पड़ेंगे, वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, सैलाब आएंगे और सैलाब से क्या होगा, ये दुनिया जो है वो तबाह हो जाएगी। तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है और पॉजिटिव इफ़ेक्ट के साथ नेगेटिव इफ़ेक्ट भी पड़ेगा। अब CO2 ये अक्सर जो हम करते हैं, जैसे कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं यानी ग्रीन हाउसेस जो हैं वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे शीशे बना लेते हैं, उसके अंदर ऐसे अक्सर कौन से प्लांट्स लगे होते हैं, जो C3 प्लांट्स हैं, जैसे टमाटर वगैरह। तो यहाँ पे जो CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, ठीक है, तो वो यहाँ से एस्केप नहीं करता बल्कि दोबारा से वापस आ जाता है और ये यहाँ पे रीयूज़ हो जाता है। तो इसकी प्रोडक्टिविटी पे तो इसका पॉजिटिव असर होता है, लेकिन एनवायरनमेंट पे इसका पॉजिटिव असर नहीं होता। थर्ड नंबर पे जो हम पढ़ते हैं वो है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि
हम कितनी मिकदार की लाइट, वेवलेंथ वाली लाइट दे रहे हैं, यानी लाइट की शिद्दत क्या है। वैसे तो प्लांट्स जो है वो विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट्स होती हैं, विजिबल लाइट, उसको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अगर हम सपोज करो ये हैं विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि वेब क्योर बनाता है, तो वेब क्योर में डिफरेंट वेवलेंथ की यानी 380 से लेकर 750 तक नैनोमीटर तक की वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इस पे अच्छा यील्ड देते हैं फोटोसिंथेसिस का। लेकिन अगर हम उसको क्या दें, इसमें से जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट की वेवलेंथ, ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं वो अगर हम दें तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ग्रीन लाइट की वेवलेंथ, ग्रीन कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ वाली लाइट को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से प्लांट जो है वो ग्रीन भी नज़र आते हैं। तो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो यहाँ से डिफरेंट वेवलेंथ आते हैं, यहाँ से डिफरेंट, यानी प्लांट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट पे डिफरेंट इफेक्ट देता है। तो ग्रीन कलर्स की अगर हम लाइट जितना भी चाहे हम ग्रीन कलर्स वाली लाइट इसको दें, प्लांट पे इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन अगर हम ब्लू और रेड वाली वेवलेंथ वाली लाइट अगर प्लांट्स को दें तो वो अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। लाइट इंटेंसिटी, अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सपोज इस पे अल्ट्रावायलेट या गैमा रेज हम लगा देते हैं, तो क्या होता है, इसके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो टूट जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट टूट जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट के टूटने से क्या होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। या अगर हम ये जो कम वेवलेंथ वाली लाइट है वो देते हैं तो उससे भी प्लांट पे कोई असर नहीं होता, यानी फोटोसिंथेसिस पे कोई असर नहीं होता। तो लाइट इंटेंसिटी भी प्लांट्स के लिए बहुत अहम फैक्टर है। वैसे अगर देखा जाए प्लांट्स 10%, अगर प्लांट्स को 10% तक लाइट अवेलेबल है, यानी 10% तक प्लांट को लाइट अवेलेबल है, तो प्लांट अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। यानी सुबह से लेकर अगर हम देखें, सुबह से जब लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो नून तक यानी दोपहर तक प्लांट्स अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। उसके बाद जो है जब यानी 10% की लाइट तो अवेलेबल होती ही है प्लांट्स के लिए, सिवाय उन जगहों पे जैसे अमेज़न के जो जंगल हैं वहाँ पे जो प्लांट्स कैनोपी बनाते हैं, ऐसे ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, उनकी ऐसी कैनोपी सी बनती हैं, फिर उसके नीचे ऐसे थोड़े से छोटे प्लांट, फिर उसके नीचे ऐसे थोड़े से छोटे प्लांट, ऐसे जो कैनोपी बनाते हैं, वो जो शेडेड जगह होती हैं यहाँ पे, वहाँ पे जो ग्रास वगैरह लगते हैं तो उनके लिए लाइट का थोड़ा सा मसला होता है, वहाँ पे शेड होता है बहुत ज़्यादा, तो डायरेक्ट लाइट वहाँ पे नहीं पड़ती, यानी 10% से कम लाइट वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो अमेज़न जो ऐसे जंगलात होते हैं, ट्रॉपिकल जंगलात होते हैं, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी कम होती हैं, वहाँ के प्लांट्स जो है, जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं लाइट की इंटेंसिटी से। बाकी लाइट जो है वो अगर 10% भी अवेलेबल है तो प्लांट पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, प्लांट ठीक ठाक से फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब लास्ट जो फैक्टर है वो हम पढ़ते हैं वाटर। बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट जितना पानी एब्जॉर्ब करता है उसमें से 1% वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, बाकी 99% प्लांट जो है वो इज़ा ट्रांसपेरेशन उड़ा देता है। तो सिर्फ 1% ही है वो जो जिसे फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट यूज़ करता है। लेकिन अगर हम देखें कि ये सपोज ये हमने लीफ लिया, इसके स्टोमेटा है, प्लांट्स अगर हम इसको ज़्यादा पानी देंगे तो ट्रांसपेरेशन होगा, ट्रांसपेरेशन से ये वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज़ होगा, यानी ये वाटर यहाँ से रिलीज़ होगा। अगर इस प्लांट को हम कम पानी देंगे यानी लो वाटर,
तो यहाँ से इसको अगर पानी नहीं मिल रहा तो ये प्लांट क्या करेगा, अपने स्टोमेटा क्लोज्ड कर लेगा। यहाँ पे इसने स्टोमेटा क्लोज कर लिया इस डर की वजह से कि ताकि इसका पानी ट्रांसपायर ना हो। तो स्टोमेटा क्लोज्ड होने की वजह से यहाँ से जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एंटर नहीं कर सकता। तो क्या होगा, जो C3 प्लांट है उसमें वही फोटो रेस्पिरेशन होगी तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसके साथ क्या होगा, इसका ये फैक्टर्स जो है, ये वाटर से प्लांट जो है वो इस वजह से इफेक्ट होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की मिकदार कम हो जाएगी। और जब वाटर की मिकदार कम हो गई हैं तो लीफ में वेल्टिंग होगी। वेल्टिंग से क्या, वो मुरझा जाएंगे। जब मुरझा जाएंगे तो सन के लिए एक्सपोज्ड एरिया जो है वो कम मिलेगा। सन के लिए जो एक्सपोज्ड एरिया है वो जो कम मिलेगा तो वहाँ पे सन की शुआएँ कम पड़ेगी और फोटोसिंथेसिस कम मिकदार में होगा। दीज ऑल आर फैक्टर्स विच इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था फोटोसिंथेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह से रिस्पायरेशन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।